Hello students, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछले दो क्लासेस में हमने बेसिकली बात कर ली है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। आज हम बात करने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। देखते हैं गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही क्या है। जेनेसिस मीन्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स कैसे बन रहे हैं? इनकी बेसिकली मेल में क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस वाली फॉर्मेशन होगी और फीमेल में क्या होगा, oogenesis, क्योंकि ओवा बनना है। अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, याद क्या रखना है, जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारी बॉडी तो डिप्लॉयड है, 2n स्ट्रक्चर में है, क्रोमोसोम्स नंबर कितने हैं? 23 पेयर या 46 नंबर, ठीक। लेकिन हमारे जो गैमेट्स है वो गैमेट्स कैसे हैं? वो गैमेट्स हैप्लॉइड है, यानी उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सिर्फ और सिर्फ 23 होगा, पेयर में नहीं, सिर्फ 23, यानी 46 का हाफ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम डिप्लॉयड जर्म सेल इन द गोनॉइड इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक। डिप्लॉयड से हैप्लॉइड में चेंज हो रहे हैं और फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। Takes place in the primary sex organ, that is testis and ovary. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से? मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी। बेसिकली हमने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा भी है, टेस्टिस और ओवरी के रिलेटेड। एंड प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवम। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। और ओवम कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारी ओवरी से। मेल में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस which starts at puberty। इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस वाली जो प्रोसेस है ये मेल के केस में प्यूबर्टी के टाइम ही स्टार्ट होती है, बट ये जो oogenesis वाली प्रोसेस है फीमेल के केस में, ये प्यूबर्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये स्टार्ट कब हो जाती है? जब फीमेल एम्ब्रियो स्टेज में होती है, तभी ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आप सोचो, जो बेसिकली प्यूबर्टी के बाद की चीज़ें हैं या प्यूबर्टी के टाइम की चीज़ें हैं, वो कब स्टार्ट हो गई? जब वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो के स्टेज में थी। oogenesis स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली जितने भी ओवा बनने होते हैं वो सारे कहाँ बन जाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। लेकिन वो हमारे, आपने सेल डिवीज़न वाले चैप्टर पढ़ा होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, क्लास 11th में, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मियोसिस के केस में प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? वो डिवीज़न तो कर लेता है लेकिन वो वहीं पे अरेस्ट हो जाता है, यानी वो प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट करके वहीं रुक जाता है। बाकी की प्रोसेस कब होती हैं? जब प्यूबर्टी हिट होती है, ठीक है। पढ़ते अभी। तो बेसिकली हमने किस किस की बात की? गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किस में होगा और फॉर्मेशन ऑफ oogenesis यानी ओवम कैसे होगा। बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। बेसिकली एनसीईआरटी में हमारे सारे चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हमें समझते हुए याद करना है। समझते हुए अगर आप याद करोगे तो आपके दिमाग से वो कभी भी भूलेगा नहीं, लेकिन अगर सिर्फ रट्टा मार वाली पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, एक टाइम के बाद दिमाग से गया, तो एग्ज़ाम तक बेसिकली आपको कम से कम 2 से 4 बार, मैक्सिमम आप मान लो 5 टाइम्स आप रिवीजन करते रहो, ताकि एग्ज़ाम में वो एज इट इज़ चीज़ें हमारे दिमाग में सिक्योर होके रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे, पक्का है वो ह्यूमन नेचर है हमारा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स यानी क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, हम स्पर्म की बात करेंगे। इन द स्पर्म कहाँ पे बनता है? टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। हैप्लॉइड मेल गैमेट जिनको बोल रहे हैं हम स्पर्म, कहाँ पे बनता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, ठीक। द स्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम मेल गैमेट सेल या मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट था? किसी को याद है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 सेल से बना होता है, एक मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल ही क्या है? बेसिकली वही स्पर्म को फॉर्मेशन करेगा। और सर्टोली सेल का फंक्शन क्या था? वो बेसिकली स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। मेल जर्म सेल का ही दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल।
and get nourished by the Sertoli cell. Next क्या है? The spermatogonia undergo repeated mitotic division. अब क्या यहाँ पे मियोसिस की ज़रूरत है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, हैप्लॉइड शेप में चेंज हो गया, अब क्या फर्दर मियोसिस की ज़रूरत है? नहीं। ठीक, तो यहाँ पे अब डिवीज़न क्या होगा? नंबर्स को बढ़ाने का। तो कौन सा डिवीज़न होगा? माइटोटिक। अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल 46 क्रोमोसोम। याद रखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम से क्वेश्चन आते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल हैं उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। अब आप देखो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग की जो चीज़ें अब वो अभी भूल जाओ। ये स्टार्ट बेसिकली कहाँ से होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। ये कैसे बने? ये कई बार डिवीजन हुआ है किसका? स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल का। चीज़ें क्या हुई कि हमारी जो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, वहाँ पे क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। उसने क्या किया? डिवीजन किया। कौन सा डिवीजन किया? माइटोटिक। और क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, इनके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 46 क्रोमोसोम नंबर है इनके। ये चीज हुई है। अब क्या होगा? द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोसिस। पहली बार वो मियोसिस करेगा और बनाएगा क्या? 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब ये प्राइमरी ने क्या किया? एक बार डिवीजन किया। कौन सा डिवीजन? मियोसिस। और क्या बनाया? 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब हैप्लॉइड का मतलब उनमें क्रोमोसोम कितने होंगे? सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ये चीज हुई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या पढ़ना है हमें? ये अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है और स्पर्मिएशन है, इनका मतलब क्या है? पहले तो आप ये समझ लो, हमने अभी तक क्या बात की? हमने कहा कि मेल जर्म सेल के अंदर क्या है? मेल मेल जर्म सेल। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, अब ये स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन। ठीक, माइटोटिक डिवीजन से क्या होगा? नंबर्स बढ़ जाएंगे। नंबर्स बढ़ के क्या बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेगा? पहला मियोसिस करेगा, मियोसिस फर्स्ट। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम। ठीक, अब ये 46 क्रोमोसोम में क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट हुआ, क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, अब बेसिकली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जैसे बना, मियोसिस क्योंकि डिवीजन हुआ था, क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? तुरंत के तुरंत ही क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। हाफ होने का मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम। ठीक, अब ये 23 क्रोमोसोम के साथ क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। और यहाँ पे क्या होगा? 4, या बेसिकली यहाँ पे आप ये समझो क्या बनेगा? स्पर्मेटिड्स। इतनी सारी कहानी हमने पढ़ी है। आप बेसिकली ये चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रखो। आपको जब टाइम रिवीजन के टाइम में क्या होगा? टाइम कम से कम यूज करना है, तो वहाँ पे क्या होगा?
एक बार में आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? इनएक्टिव, अब जो स्पर्मेटिड बना है वो अभी स्पर्म का फॉर्म नहीं है, उसके अंदर दिक्कत क्या है कि अभी वो इनएक्टिव स्टेज में है। ठीक है, तो उसको एक्टिव स्टेज में लाने के लिए क्या बेसिकली जरूरत तो पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसमें भी चेंजेस होंगे। इनएक्टिव के साथ साथ अभी वो नॉन मोटाइल कंडीशन में, यानी एक से दूसरी जगह वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इनएक्टिव नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिव मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक, स्पर्मिएशन क्या है? आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का जो हेड है वो कहाँ इम्बेडेड होता है? घुसा हुआ होता है। कहाँ? सर्टोली सेल के अंदर। क्यों? नरिशमेंट के लिए। एंड रिलीज फ्रॉम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। हुआ क्या? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब जो स्पर्मेटिड बना था वो अभी भी क्या है? नॉन फंक्शनल है, मतलब उसका जो फंक्शन अभी वो प्रॉपर नहीं कर सकता। आप ये सोचो कि आप सब कुछ खाना बना लिए और खाने में नमक नहीं डाले, तो क्या खाने में कभी टेस्ट आएगा? नहीं। क्या वो दूसरों को सर्व करने लायक का भी है? नहीं। होता है ऐसा कि जब आपको पता है कि आपने नमक नहीं डाला है तो आप दूसरों को सर्व तो कर नहीं सकते। तो बेसिकली अभी वो जो स्पर्मेटिड बना है वो नॉन मोटाइल, यानी बेसिकली वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता, इनएक्टिव स्टेज में है। तो वो ट्रांसफॉर्म, पहले हम उसमें बेसिकली अगर खाने का केस ले तो पहले हम उसमें नमक डालेंगे। तो इसी तरह स्पर्म के केस में क्या होगा? पहले उनको एक्टिव स्टेज में लाया जाएगा ताकि वो एक्टिव स्टेज में आने के साथ ही मोटाइल कंडीशन में भी आएंगे। उसके बाद यही प्रोसेस क्या कहलाती है? यानी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस ही हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब स्पर्म के फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करना। ठीक, अब स्पर्मिएशन क्या है? ये बेसिकली अभी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। अभी भी इनका जो हेड रीजन है वो एम्बेडेड है कहाँ पे? सर्टोली सेल में। ठीक, ताकि उनको प्रॉपरली नरिशमेंट मिल सके। और जब वो सर्टोली सेल से रिलीज होके सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के थ्रू बेसिकली बाहर आता है, तो इसी हम प्रोसेस को कहते हैं क्या? स्पर्मिएशन। ठीक, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक तो नॉन मोटाइल से मोटाइल कंडीशन में लाने वाली चीज है, इनएक्टिव से एक्टिव में लाने वाली चीज है, और दूसरा रिलीज होने वाली चीज है। ठीक, एक बेसिकली दूसरे में आपको रिलीज वाली कॉन्सेप्ट याद रखनी है और पहले में ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट याद रखनी है। आप ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या हुआ है? सबसे पहले क्या बना? बेसिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी ने क्या बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद क्या बना? स्पर्मेटिड, और देन बना स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है, ये बेसिकली डिवीजन है। माइटोसिस हुआ, प्राइमरी बने, प्राइमरी के बाद फर्स्ट मियोसिस हुआ, सेकेंडरी ने बनाया, सेकेंडरी ने सेकेंड मियोसिस कंप्लीट किया, क्या बनाया? स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड ने क्या करेगा? डिफरेंशिएट करके किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पर्म का। रोल ऑफ हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन चीजें दी गई हैं, समझ में 1% नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है, कुछ होंगे मोस्ट टैलेंटेड बच्चे जो एक बार में पढ़ते होंगे समझ में, लेकिन यहाँ पे हम टैलेंटेड सब तो नहीं होते हैं, मैक्सिमम केसेस एवरेज स्टूडेंट्स के होते हैं। तो बेसिकली हम भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। तो हमने जिस तरह से चीज़ों को याद किया है, कोशिश करें आप भी वैसे ही याद कर लो। हमने बेसिकली सारी लाइन को क्या किया? एक ग्राफ में उतार दिया। हुआ क्या? GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये बेसिकली क्या है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हमारे हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। ये क्या करता है? एक्ट करता है किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जैसे इसने एक्ट किया, उसको सिग्नल मिल गया एंटीरियर पिट्यूटरी को। वो क्या करेगा? दो तरीके के हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, जगाएगा हमेशा। ठीक, किसको जगाएगा? LH को और FSH को। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का फुल फॉर्म है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये LH को जैसे ही जगाया, LH एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। वो क्या करेगा? लेडिक सेल के पास भागेगा, और FSH कहाँ भागेगा? सर्टोली सेल के पास। ठीक, दोनों ने, एक ने लेडिस सेल पे एक्ट किया, दूसरे ने सर्टोली सेल पे एक्ट किया।
याद करने का तरीका भी अभी हम बता देते हैं। अब क्या होगा, लेडिक सेल को जैसे ही उसने हिलाया, उसने तुरंत ही, होता है ना कभी कभी कि आप कोई काम, अगर किसी काम के लिए आपको रखा जाए, ठीक है, आपने कई सारे मूवीज़ में भी देखा होगा कि किसी काम के लिए आपको रखा जाए और आप अचानक से सो गए और कोई जगाता है तो आप पहले सोचते समझते नहीं हो, तुरंत कॉपी बुक, या घर में आप अपना ही केस ले लो, मम्मी पापा बोल के गए कि नहीं रात में अच्छे से पढ़ना है, लेट नाइट स्टडी करो, अगर दिन में टाइम नहीं निकलता, तो आपको अगर नींद आ जाती है और कोई डोर पे आपको समझ में आता नहीं किसी ने खटखटाया है, तो आप कॉपी बुक तुरंत पलटना, भले ही आपको कुछ समझ में आए ना आए, होता है ऐसा। तो वही कुछ हाल इनका भी होता है। क्या होता है, जैसे ही एलएच ने एक्ट किया लेडिक सेल पे, उसने क्या सिक्रीशन शुरू कर दी, एंड्रोजन की। एलएच बेसिकली पढ़ाया भी है, लेडिक सेल से क्या सिक्रीट होता है, एंड्रोजन। अब ये एंड्रोजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है किसके, स्पर्म के, इसीलिए बेसिकली यहाँ पे हमने लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये एफएसएच वो किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल क्या सिक्रीट करेगा, फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस हमने लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं। स्पर्मियोजेनेसिस अभी पढ़ाया है, क्या है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में लाने वाला, ठीक। तो बेसिकली इसको याद करने का तरीका क्या है, ऊपर की दो चीजें याद रखनी है और नीचे में क्या है, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एल फॉर लेडिक सेल। तो एल ने एल को जगाया, सेम कंपोनेंट वाले, और एफएसएच में एस आ रहा है, एस से एफएसएच और एस से सर्टोली सेल। याद हो गई चीजें, क्या क्या हुआ, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने एक्ट किया किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो अपने साथियों को बोला, एक कौन था, एलएच, और दूसरा था एफएसएच, दोनों को हिलाया, दोनों ने ही तुरंत किसको एक्टिव फॉर्म में लाया, एलएच ने किसको लाया, लेडिक सेल को, और एफएसएच ने किसको लाया, सर्टोली सेल को। अब जैसे ही लेडिक सेल एक्टिव फॉर्म में आया, उसने सिक्रीशन स्टार्ट कर दिया किसका, एंड्रोजन का, और एंड्रोजन का फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। और एफएसएच ने किसका बेसिकली जगाया, सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, वो सिक्रीट करता है ऐसे फैक्टर जो हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक। ये थी कहानी हार्मोन्स की। अब जाके आप एनसीईआरटी के वो लास्ट पैरा पढ़ना, मेरा पक्की गारंटी है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आए अब, ठीक है, सारे कुछ अपने आप क्लियर होते जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म की बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या है, हेड रीजन है, नेक रीजन है, मिडिल पीस है और टेल है। क्वेश्चन क्या बनते हैं, कौन से पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हेड रीजन है स्पर्म का, बेसिकली वो क्या होता है, जो हेड रीजन है उसके पास होता है क्या, एक्रोसोम, ठीक है। हेड रीजन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और एंटीरियर कैप लाइक एक्रोसोम होता है। इस एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम ओवा के जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक। नेक रीजन बेसिकली कनेक्ट करता है मिडिल पीस और हेड को। हमारा नेक रीजन भी क्या कर रहा है, मिडिल पीस और हेड को कनेक्ट कर रहा है। बेसिकली नेक रीजन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमारे केस में, लेकिन स्पर्म के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आया हुआ भी है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के किस पार्ट में है, तो मिडिल पीस में है। विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट, कहीं से भी कहीं तक ट्रेवल करने के लिए एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली आपको छोटी सी भी डिस्टेंस अगर ट्रेवल करनी है तो बॉडी में एनर्जी होगी, या आपको कहीं लंबे रास्ते पे जाना है तो आप जिस भी व्हीकल का यूज़ करोगे उसमें एज अ डीजल पेट्रोल एनर्जी तो आप दोगे। तो वैसे ही कुछ केस इनका भी है, इनको भी क्या है, एनर्जी की ज़रूरत, ठीक। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया। टेल क्या है, लॉन्ग स्लेंडर लाइक, और बेसिकली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे, फ्रॉम वन एजाकुलेशन, एक एजाकुलेशन के टाइम 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। सोचो स्पर्म का काउंट इतना ज़्यादा है किसके लिए, सिर्फ एक ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वजाइना का नेचर है वो एसिडिक नेचर का है
और जो स्पर्म का नेचर है वो स्लाइटली बेसिक नेचर की है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, वेजाइना हाईली एसिडिक है, तो स्पर्म स्लाइटली बेसिक जब है तो वो जैसे ही वेजाइनल ट्रैक में इंटर करता है एसिड बेस्ड रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से सारे स्पर्म, मैक्सिमम जो स्पर्म है वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उनमें से 5-10 जो बचते हैं वो बेसिकली मोटेलिटी उनकी देखी जाती है कि वो कितने ज़्यादा मोटाइल हैं। अगर वो श्योर हैं तो बेसिकली क्या है, फिट एंड फाइन है, तो वो ओवा को फर्टिलाइज कर देंगे, और थोड़ी सी भी उसमें अगर कमी है तो ओवा फर्टिलाइजेशन उसकी नहीं होगी। क्या है, आउट ऑफ विच एट लीस्ट 60% have normal shape and size and at least 40% has vigorous motility। आप सोचो उस 200 से 300 मिलियन स्पर्म में भी क्या है, सिर्फ 60% ऐसे हैं जिनके शेप साइज के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक है, ठीक। और उन 60% में से भी सिर्फ 40% ऐसे हैं जो जिनकी मोटेलिटी, ठीक है, ट्रांसफ़र होने की जो मोटेलिटी है वो बेसिकली अच्छी है, विग्रस है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको आग में से अगर चल के जाना है तो आप आराम आराम से जाओगे, नहीं भागते हुए जाओगे ना। तो यानी उनकी जो मोटेलिटी है वो क्या है, विग्रस है, काफ़ी तेज़ी से वो मोटाइल हैं। लेकिन बाकी जो है वो मोटाइल तो होंगे लेकिन उनकी स्पीड विग्रस नहीं होगी। चीज़ें समझ में आई। 200 से 300 मिलियंस में सिर्फ और सिर्फ 60% होंगे ऐसे जिनकी शेप साइज, आपको एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, वहाँ पे बेसिकली आपकी क्राइटेरिया देखी जाएगी पहले तो, ठीक। अब आप क्राइटेरिया की बेसिस पे अगर सेलेक्ट हो गए तो अगर आप एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तभी कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो वही कुछ केस इनका भी है कि इतने सारे बच्चे बेसिकली फॉर्म भरना चाहते हैं, पहले उनमें से छटेंगे जो एलिजिबल होंगे, एलिजिबल के साथ फिर वो छटेंगे जो बेसिकली हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को या जितने भी क्वेश्चन आए उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। वही केस यहाँ पे इनका है कि 200 से 300 मिलियन तो स्पर्म रिलीज हो गए, उनमें सिर्फ 60% होंगे जो शेप साइज के अकॉर्डिंग फिट होंगे। उन 60 में से 40% ऐसे होंगे जो मोटेलिटी के लिए अच्छे साबित होंगे, बाकी जितने होंगे वो वैसे ही छट जाएंगे, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमेन, पूछ चुका है। सीमेन क्या है, सीमेन क्या है, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म का ही कंपोजिशन है। ये बेसिकली आपके जब भी एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या स्पर्म के बारे में कुछ भी लिखने को आया, डायग्राम बनाना मस्ट है। बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है, लेकिन अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो एक एग्जामिनर का जो फोकस होता है आराम से उस चीज़ पे पड़ जाता है, तो वो आपको बिना पढ़े नंबर दे के आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डायग्राम, बायो के जब भी क्वेश्चन आए अगर पॉसिबिलिटी है डायग्राम की तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना, भले ही लिखना कम, लेकिन डायग्राम पे फोकस थोड़ा ज़्यादा रखना, ठीक है। पढ़ते हैं oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस काफ़ी हद तक सिंपल थी, 2-3 स्टेप थे वो याद हैं। oogenesis में नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से हमें इसको पढ़ना है। क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, हैप्लॉइड ओवम फ्रॉम डिप्लॉइड oogonia cell is in the ovary is called oogenesis। हैप्लॉइड ओवम फ्रॉम डिप्लॉइड oogonia, ठीक है, in the ovary is called oogenesis। it begins at embryonic development, बताया है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। oogonia is also called as gamete mother cell and form within the each fetal ovary। कितने ओवरीज होंगे, पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है ना, एक लेफ्ट और एक राइट, तो बेसिकली हर में प्रेजेंट होता है क्या, गैमेट मदर सेल, उसी को हम कहते हैं क्या, oogonia, ठीक। दे स्टार्ट meiotic डिवीजन एंड गेट अरेस्टेड इन द प्रोफेज फर्स्ट। वो उस टाइम स्टार्ट करेंगे कौन सा डिवीजन, meiotic डिवीजन, यानी क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने वाला डिवीजन, लेकिन वो डिवीजन कंप्लीट नहीं करते, वो कहाँ पे अरेस्ट यानी कहाँ पे रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे प्रोफेज फर्स्ट में, और नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। इसी स्टेज में जब वो रुकते हैं तो इनको ही बोलते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होगा, एट प्यूबर्टी ओनली
1600 से 1800 जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो बचे रहते हैं, तो बाकी प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं, बाकी वो डेवलपमेंट के साथ ही क्या हो जाते हैं, रप्चर या डैमेज हो जाते हैं। बेसिकली इतने सारे फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स बने, लेकिन सिर्फ बचे कितने, 1600 से लेके 1800 तक। बाकी डेवलपमेंट या ग्रोथ के टाइम ही आधे से ज़्यादा रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, द प्राइमरी फॉलिकल बिकम सेकेंडरी फॉलिकल व्हेन गेट सराउंडेड बाय मेनी लार्ज लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है, प्राइमरी ने क्या किया, सेकेंडरी में खुद को चेंज किया। कब चेंज किया, जब उनके ऊपर लेयर बनी। किन की लेयर बनी, ग्रैनुलोसा सेल की और अ न्यू थिका। थिका जो है वो 2 लेयर का बना होता है, एक अंदर वाली लेयर और एक बाहर वाली लेयर। तो लेयर का नाम भी ऐसा है, क्या, इंटरना जो अंदर होगा और एक्सटर्ना जो बाहर की लेयर होगी। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल किसमें चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। कब चेंज होगा, जब उनके ऊपर क्या बनेगी, हाँ, जब बनेगी ग्रैनुलोसा की लेयर और प्लस थिका। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होगी किस में, टर्शियरी फॉलिकल में, कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ये सेकेंडरी फॉलिकल ही क्या करेगी, टर्शियरी फॉलिकल में चेंज हो जाएगी। अब टर्शियरी फॉलिकल के पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा चीज क्या आएगी, एंट्रम। इतनी चीज समझ में आई। क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट किस में हुई, सेकेंडरी फॉलिकल में। कब कन्वर्ट होगी, जब उनके ऊपर ग्रैनुलोसा की लेयर्स आएंगी और प्लस थिका की 2 लेयर आएंगी। थिका 2 लेयर में कंपोनेंट में डिवाइड है, एक इंटरना और एक एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब आउटर लेयर, इंटरना मतलब अंदर वाली लेयर। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये चेंज करेंगे खुद को टर्शियरी फॉलिकल में। कब, जब उनके अंदर एक कैविटी आएगी जो कि फ्लूइड से भरी होती है, जिसको बोलते हैं एंट्रम। ठीक, द प्राइमरी oocyte अब क्या करेगा, ग्रो विद इन टर्शियरी फॉलिकल एंड हेयर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स। अब टर्शियरी फॉलिकल तक ने तो हमने पढ़ लिया, तो उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte होगा वो अंदर ही अंदर ग्रो करता रहेगा। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल तो बेसिकली वो कैविटी थी, उस कैविटी की वजह से ही टर्शियरी फॉर्म में चेंज हुआ, लेकिन उनके अंदर जो oocyte होगा, प्राइमरी oocyte, वो अंदर ही अंदर डेवलप होता रहेगा। और क्या होगा, पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte का, और साथ में ही एक पोलर बॉडी का। एक डायलॉग तो आपने सुना होगा कि लड़कियों को समझना आसान नहीं है, सुना है। एक्चुअल में अभी भी ये पोलर बॉडी जो बन रही है, इनका कोई खास फंक्शन एनसीईआरटी में भी नहीं पता और ना एग्जैक्ट फंक्शन इनका समझ में आ रहा है कि इस पोलर बॉडी का मतलब क्या था बनने का। इसीलिए हम कहते हैं ना, लड़कियों को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये भी साइंटिस्ट भी समझ ही रहे हैं कि ये पोलर बॉडी का बेसिकली फंक्शन क्या था, क्यों बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमें याद क्या रखना है कि जो टर्शियरी फॉलिकल था, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या बना, प्राइमरी oocyte, और वहीं पे डिवीजन कौन सा कंप्लीट हुआ, मियोटिक। ठीक, मियोटिक फर्स्ट वाला जो डिवीजन था वहां पे वो कंप्लीट हुआ। अब वो जो बेसिकली डिवीजन कंप्लीट होने के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ ही क्या बनेगा, एक पोलर बॉडी। अब टर्शियरी फॉलिकल चेंज हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। मेन व्हेन अ न्यू मेंबर ऑफ जोना पेल्यूसिडा, ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये बॉटेड लेयर है। अब इनका फंक्शन भी देखेंगे हम। सराउंड द सेकेंडरी oocyte, द ग्राफियन फॉलिकल गेट रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte या ओवम। यही जो सेकेंडरी oocyte बना है ये बेसिकली ओवम है। फ्रॉम द ओवरी बाय ओव्यूलेशन। क्या हुआ, अभी हम ग्राफ के बेसिस पे, फ्लो चार्ट की बेसिस पे इसको समझेंगे, पहले हम सिर्फ थ्योरी की बेसिस पे समझते हैं। क्या हुआ कि जो टर्शियरी फॉलिकल थी उनके अंदर कौन ग्रो कर रहा था, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ने कौन सा डिवीजन कंप्लीट किया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किया। क्या बनाया, सेकेंडरी पोलर बॉडी।
अभी क्या फंक्शन बचा है, प्राइमरी oocyte ने तो सेकेंडरी बेसिकली सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बना दी। अब क्या फंक्शन बचा है टर्शरी फॉलिकल का। टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक, अब क्या होगा, जो बेसिकली जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके ऊपर एक नया लेयर आएगा, किसका, जोना पेल्यूसिडा का, जो कि किसको सराउंड करेगा। मान लो अगर ये सेकेंडरी oocyte है, इनके ऊपर एक लेयर आएगी किसकी, जोना पेल्यूसिडा की। अब ये जैसे ही इसको सराउंड किया, इसके जो बाहर का लेयर था वो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, उसका तो काम खत्म। सराउंडिंग के लिए कोई और आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपको कोई काम की नहीं, तुम इसकी देख रेख करना, हम अभी आते हैं। तो अगर आपको कहीं इमरजेंसी केस में कहीं जाना पड़े, तो जब तक कोई आएगा नहीं उसकी देख रेख करने, आप जा सकते हो नहीं। तो कुछ केस इनका यही है कि जो सेकेंडरी oocyte थी, उनकी देख रेख के लिए जैसे ही जोना पेल्यूसिडा की लेयर आ गई, वैसे ही ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, और सेकेंडरी oocyte क्या होने लगेगी, रिलीज हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम ओवल्यूशन, यानी रिलीज ऑफ ओवम। हमारा सेकेंडरी oocyte ही क्या है, ओवम है। ठीक, ये हमारी एनसीईआरटी का ही फ्लो चार्ट है। ठीक, ओगोनिया ने क्या किया, माइटोसिस किया, प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte ने कौन सा डिवीजन किया, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। अब वो कौन से स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट में। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आएगा, वो बेसिकली 60 से 80,000 क्या होंगे, फॉलिकल्स बचे होंगे। उनमें से ही क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल क्या करेगा, डिवीजन क्रिएट करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा, कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा, बनेगा क्या, सेकेंडरी oocyte। ठीक, सेकेंडरी oocyte जैसे ही बना, वो ट्रांसफर होगा किस में, ओवा में। लेकिन कब, जब उनके ऊपर एक लेयर आएगी, कौन सी लेयर, जोना पेल्यूसिडा की लेयर। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट था वो तैयार होता है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है और oogenesis कैसा होता है, और इनके लिए बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन कौन से हार्मोन्स का क्या रोल है, वो कहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक, हम बेसिकली अगली जो क्लास है, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वहाँ हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लेके, जो कि बहुत फेवरेट पार्ट है हमारे बोर्ड एग्जाम का। पक्का है कि वहाँ से उस ग्राफ से आपके क्वेश्चन कुछ ना कुछ, इतना सही लेकिन पूछेंगे ज़रूर। ठीक है, इतना सा वैसे पूछते नहीं है, पूछते काफ़ी अच्छे से हैं, लेकिन आपको वो ग्राफ समझ में नहीं आता जल्दी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन उसके लिए आपको एक बार, एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी रैंडम रीड करके आनी है। समझना नहीं है, लाइन नहीं समझना, आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ये मेरी गारंटी है नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार रैंडम एनसीईआरटी आप पढ़ के आना, अगर समझना है तो। ठीक, बाकी बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमारा बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर होगा, फर्टिलाइजेशन जैसी चीज़ें होंगी, और डेवलपमेंट एम्ब्रियो का कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ठीक, उसके साथ हम बात करते हैं हमारी आज की जो टॉपिक थी, आप एनसीईआरटी एक बार बेसिकली सिर्फ पढ़ना है, कुछ समझना नहीं है, समझने के लिए लेक्चर इनफ था। आप एनसीईआरटी बस पढ़ लेना, पक्का है कि आपको समझ में आ जाएगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर देना, पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ध्यान देना आप लोग, थैंक यू।